नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंडअप और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंडअप की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति ने अंडमान निकोबार की यात्रा पर नागरिक अभिनंदन समारोह को किया संबोधित। कहा, द्वीप समूह भारत की एक्ट ईस्ट नीति का है मुख्य घटक। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का दिया सुझाव। उपराष्ट्रपति ने विशाखापट्टनम में मिलन 2024 के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार को किया संबोधित। कहा, मिलन 2024 का उद्देश्य नौसेनाओं के बीच समझ को बढ़ावा देना, वैश्विक सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है लक्ष्य। दिल्ली में 3 दिन तक चले रायसीना संवाद में 100 से ज्यादा देश हुए शामिल। दुनिया ने देखी भारत की कूटनीतिक ताकत। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और ग्रीस के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती के साथ नए अवसरों को तलाशने पर हुई चर्चा। दिल्ली में APICOAN 2024 के वार्षिक सम्मेलन में उपराष्ट्रपति का संबोधन। डॉक्टरों को बताया भगवान के समान, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष का श्रीगंगानगर में टांटिया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में संबोधन। कहा, दुनिया का एजेंडा तय करने वाला देश बना भारत। भारत से ही निकलेगा हर चुनौती का समाधान। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिन की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर रहीं। इस दौरान राष्ट्रपति ने पोर्ट ब्लेयर में डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक मुख्य घटक है और लगातार विकास और बढ़ती कनेक्टिविटी से यहाँ पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे रोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 5 दिन की यात्रा पर रहीं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने पोर्ट ब्लेयर पहुंचने पर शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही सेल्यूलर जेल परिसर और संग्रहालय का दौरा किया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अंडमान और निकोबार प्रशासन की ओर से उनके सम्मान में आयोजित किए गए नागरिक अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जोड़ने में इन द्वीपों का विशेष भौगोलिक महत्व है। इसीलिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये द्वीप समूह सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ ट्राई सर्विस थिएटरी कमांड की स्थापना की गई है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व के एशिया के देशों से भारत को जोड़ने में इन द्वीप समूहों का विशेष भौगोलिक महत्व है। इसलिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक मुख्य घटक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस द्वीप समूह की अर्थव्यवस्था मुख्यतः मत्स्य पालन, पर्यटन एवं कृषि पर आधारित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पूरे विश्व को आकर्षित करती है। मुझे बताया गया है कि इस द्वीप समूह में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पोर्ट ब्लेयर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के PVGT के सदस्यों के साथ संवाद किया। इससे पहले राष्ट्रपति ने इंदिरा पॉइंट का दौरा भी किया। सेना ने राष्ट्रपति को इसके रणनीतिक महत्व के बारे में जानकारी दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विशाखापट्टनम में मिलन 2024 के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि पूर्वी नौसेना कमान ने भारत के समुद्री इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश का मान बढ़ाया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मिलन 2024 का उद्देश्य भाग लेने वाली सेनाओं के बीच समझ को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही इसका लक्ष्य वैश्विक सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगोष्ठी मिलान 2024 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि मुझे पूर्वी नौसेना कमान में आकर खुशी हो रही है, जिसने भारत के समुद्री इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश के लिए ख्याति अर्जित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये खुशी की बात है कि मिलान के संस्करण लगातार उत्पादक हो रहे हैं और कुछ मायनों में आगे की राह तय कर रहे हैं। मिलन मीन्स sublime meeting of mind, heart and soul. This seminar, I have no doubt, will exemplify the same. Soothing to find that editions of Milan are continually getting productive and in some ways defining way forward stances. It is one of its kind impactful platform for sharing best practices and expertise, as also a crucible of involved interaction much beyond surface scratching. With modest beginning in 1995, coming as we do on this day, participation of more than 15 warships or 50 delegations, Milan is certainly turning out to be a delivery platform for meaningful dialogue and deliberations for participating navies. बता दें कि इस मंच के जरिए विशेषज्ञों का एक गुट जरूरी समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रों की साझा प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 9वें रायसीना संवाद का उद्घाटन किया। 3 दिन तक चले रायसीना संवाद में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में ग्रीस के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि, समुद्री और हवाई संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ग्रीस के प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री की ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लक्ष्य के लिए तेजी से अग्रसर हैं। बता दें कि राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के स्तर पर 15 वर्ष बाद ग्रीस का कोई बड़ा नेता भारत आया। इससे पहले ग्रीस के प्रधानमंत्री 2008 में भारत आए थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के श्रीगंगानगर में टांटिया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज भारत दुनिया का एजेंडा तय करने वाला देश बन गया है और दुनिया की हर चुनौती का समाधान भारत से होकर ही निकलेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को मान रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने छात्रों और शिक्षकों को सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय से निकले छात्रों से देश के भविष्य का निर्माण होता है। ऐसे में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास होने चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के श्रीगंगानगर दौरे पर टांटिया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि छात्रों द्वारा किए गए शोध का अनुभव समाज को मिलना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत दुनिया का एजेंडा तय करने वाला देश बन गया है। G20 के दौरान ये साबित हो गया कि भारत जैसा कोई नहीं और आज पूरी दुनिया भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलने लगी है। हमारी शिक्षा भारतीय चिंतन की हो, भारतीय विचार की हो, लेकिन समाधान दुनिया का हो। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अब समय आ गया है कि दुनिया में हर चुनौतियों का समाधान भारत से निकलेगा। हमारे नौजवानों की सोच, उनका विचार, उनका आत्मविश्वास, उनकी नए रिसर्च करने की क्षमता, ये अद्भुत है
और इसीलिए दुनिया के अंदर भी आप देखेंगे तो वहां टेक्नोलॉजी में हो, प्रौद्योगिक में हो, या जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हो, उस दुनिया के अंदर जो विकसित देशों के अंदर भी भारत के नौजवानों का ही योगदान है। कार्यक्रम के दौरान सांसद, विधायक, विश्वविद्यालय के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, निदेशक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में भारत के अलावा 11 देशों के विद्यार्थी शामिल थे। उपराष्ट्रपति ने बातचीत में विद्यार्थियों से शांति, प्रगति और सतत विकास का ट्रस्टी बनने को कहा। बता दें कि ये प्रतिनिधिमंडल उपराष्ट्रपति द्वारा संस्थान की अपनी पिछली यात्रा के दौरान दिए गए निमंत्रण पर उपराष्ट्रपति से मिलने आया था। ग्यारह देशों के विद्यार्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में नालंदा विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ साथ 11 देशों भूटान, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, लाओस, नेपाल, अर्जेंटीना, केन्या, थाईलैंड और युगांडा के विद्यार्थी शामिल थे। उपराष्ट्रपति ने नालंदा के इतिहास और इसके शक्तिशाली ब्रांड पर बातचीत की, साथ ही छात्रों को अपनी विरासत को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया। बता दें कि छात्रों का ये प्रतिनिधिमंडल उपराष्ट्रपति द्वारा संस्थान की पिछली यात्रा के दौरान दिए गए निमंत्रण पर उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए आया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली में API-CON 2024 के वार्षिक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि मरीजों के लिए डॉक्टर भगवान के समान होता है। उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान मानवता के लिए डॉक्टरों के अमूल्य योगदान को लोगों ने देखा। डॉक्टरों ने कोविड के समय अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात काम किया। उन्होंने कहा कि कोविड के समय भारत ने कई और देशों की भी मदद की। For your exemplary role in combating and containing COVID menace, you are ever in service of humanity. As Governor State of West Bengal, I had the first-hand experience of seeing your dedication, sincerity, and total commitment for welfare of humanity and making your profession gloriously proud. I dare say without fear of contradiction, no profession is as respected and in every walk of life, in every corner of the globe, as medical profession. तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए संसद टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के 38वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों की जीवन शैली की तारीफ की। साथ ही कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का प्रतिबिंब है। यहाँ के लोग प्रकृति के बहुत करीब हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश का जो कल्चर है वो पूर्वोत्तर के बिना अधूरा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 38वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत का सांस्कृतिक ताना बाना पूर्वोत्तर क्षेत्र के बिना अधूरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, सड़क, रेल और हवाई संपर्क में अभूतपूर्व और तेज गति से होते विकास का जिक्र किया। साथ ही कहा कि ये परिणाम भारत के बदलते स्वरूप को दिखाते हैं। भारत का जो कल्चर है वो बिना नॉर्थ ईस्ट के इनकम्प्लीट है और अच्छा लगता है कि अब वो कंप्लीट हो रहा है। जो कुछ सोचा था, समझा था, वो हकीकत आज के दिन हमारे सामने है। सरकार के जो प्रयास हैं, सार्थक प्रयास हैं, और राज्य सरकारें यहाँ केंद्र के साथ मिलजुल कर जो काम कर रही हैं, दैट इज अ मॉडल, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। प्रधानमंत्री का विजन बहुत ही तीव्र गति के साथ, गति शक्ति के आधार पर इस इलाके के अंदर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। हम जो यहाँ प्रगति देख रहे हैं, फिनोमिनल राइज, एक्सपोनेंशियल राइज, और किस चीज में है? इंफ्रास्ट्रक्चर में है, कनेक्टिविटी में है, रेल, रोड और एयर, तीनों कनेक्टिविटी यहाँ बढ़ रही है।
उपराष्ट्रपति ने युवाओं से भारत को 2047 तक विकसित भारत की स्थिति तक ले जाने के लिए एक सैनिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने को कहा। अमृतकाल का यह काल हमें दिखाता है कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र होगा। 2047 के सिपाही कौन हैं, सिपह सालार कौन हैं, वो मेरे सामने हैं। आज के नवयुग, आज के नवयुवती। मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि किसी भी दृष्टिकोण से देखें, भारत का भविष्य दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा उज्जवल है। कार्यक्रम के दौरान अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। उपराष्ट्रपति ने दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत जागृत अवस्था में प्रवेश कर चुका है और छात्र भारत के तेज गति से विकास को देखें, पारदर्शिता और आर्थिक उन्नति के परिदृश्य से लाभान्वित हों। साथ ही उपराष्ट्रपति ने युवाओं से आग्रह किया कि वे 2047 के विकसित भारत के सच्चे सैनिक बनने के लिए परिवर्तनकारी टेक्नोलॉजी को अपनाएं, संभावनाओं के व्यापक स्तर को देखें और विस्तार दें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने भारत की आर्थिक जीवन शक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि समावेशी डिजिटल भुगतान प्रणाली द्वारा संचालित हमारा लचीला वित्तीय इकोसिस्टम एक वैश्विक मॉडल बन गया है। अब हम न केवल इसका उपयोग कर रहे हैं, बल्कि हम इसका निर्यात भी कर रहे हैं। The IMF hails India as a global investment hotspot, acknowledging the immense opportunities we offer. And friends, our projected GDP growth is double the global average. It speaks volumes about our economic vitality and its robust premise. Friends, our strength transcends mere numbers. It lies in the power of collective action. We are now the third largest powerhouse in terms of purchasing power, showcasing the combined potential we hold. Just imagine, third global purchasing powerhouse, our Bharat. Our resilient financial ecosystem, fueled by an inclusive digital payment system, has become a global model. Not only do we use it, we export it. उपराष्ट्रपति ने छात्रों से कहा कि वे परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी में नए रुझानों से प्रेरित दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। छात्रों से आह्वान किया कि भारत 2047 के सच्चे सैनिक बनने के लिए ऐसी प्रौद्योगिकी को अपनाए। उन्होंने कहा कि भारत की गतिशील स्टार्टअप संस्कृति ने विश्व का ध्यान खींचा है। Your enabling policies and initiatives for creating a space where every dream holds value, where individuality thrives, and where success is measured not by societal yardsticks, but by deep personal fulfillments. Let me just divert and indicate to you. Examine our startups. Startups are by young minds, boys and girls. They have created wonders at global level. They have changed the economic landscape of this country. Their contribution in economy is immeasurable. They are setting new trends. You have to take the lead when you step out in the larger world. कार्यक्रम के दौरान इग्नू के कुलपति, वाइस चांसलर, प्रोफेसर और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के टोंक स्थित वनस्थली विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महिलाएं सभी मोर्चे पर लड़ने का हौसला रखती हैं। उन्होंने लोगों से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ने का आह्वान किया। आज देश की शिक्षा नीति के अंदर भी इस पंचमुखी शिक्षा का आधारभूत ढांचा है और इसलिए आपकी क्षमता बहुत है, आप में आत्मविश्वास बहुत है, आप हर चुनौतियों से लड़ना जानती हो और चुनौतियों से लड़ती हो। महिलाएं हर मोर्चे पर, हर चुनौतियों पर लड़ने का साहस रखती है और इसलिए हम सबको
माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना 2047 में विकसित भारत बनाने में हमारा सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन कानपुर चैप्टर के सदस्यों के साथ बातचीत की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए देश में की गई महत्वपूर्ण पहलों पर चर्चा की। साथ ही सदस्यों को आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज देश तेज गति से विकास कर रहा है और आज देश दुनिया में भारत की महिलाएं शीर्ष पद हासिल कर रही हैं। फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष एम जेरार्ड लार्चर के नेतृत्व में फ्रांस के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच संसदीय आदान प्रदान को मजबूत करने, करीबी आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत हुई। बढ़ते आगे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दिल्ली में बंजारा समाज के आराध्य संत सेवालाल जी महाराज की 250वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संत सेवालाल जी ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कुरीतियों को समाप्त करने, लोक सेवा और मानव कल्याण की दिशा में जो काम किए वे सदैव प्रेरणा के समृद्ध स्रोत रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने समाजसेवियों और युवाओं से बेटियों को शिक्षित, संस्कारी और राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण करने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में संत सेवालाल और रूप सिंह महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने बंजारा समुदाय के उत्थान के लिए संत सेवालाल के अथक प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि समाज के हाशिए पर रहने वाले इस वर्ग के जीवन को बदलने में उनकी विशेष भूमिका रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संत सेवालाल आयुर्वेद के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा के भी पक्षधर थे, जिससे उन्हें इन चिकित्सा प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने में मदद मिली। सेवालाल जी महाराज का जीवन हमेशा हमेशा के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति को आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक बदलाव के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। उस समय की कठिन परिस्थितियों के अंदर भी उन्होंने देश भर के अंदर, समाज के अंदर अलग अलग टांडों में जाकर और जिस तरीके से लोक सेवा का काम किया, आज हम सबको उनकी जयंती से नई प्रेरणा मिलती है, नए कार्य करने का संकल्प मिलता है। कार्यक्रम के दौरान संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।